गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम भारत के भौतिक प्रदर्शन उसका दूसरा पार्ट है उत्तर का विशाल मैदान, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उत्तर के जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उनके विषय में पढ़ लिया था। आज हम थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है उनमें विशाल मैदान वो पढ़ेंगे। ठीक है। इस प्रकार यहाँ ट्रांस हिमालय, उसमें सबसे उत्तरी जो हिमालय इसका नाम था काराकोरम, इसका नाम था लद्दाख और इसका जास्कर। इसकी सबसे ऊंची चोटी थी केटू, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है राकापोशी, जो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी। और इसकी जो पर्वत चोटी है सबसे ऊंची, उसका नाम था रूपकुशी। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में से नदी निकलती सिंधु नदी, और इसी के किनारे पर शहर है लेह है। ठीक है। इसके बाद महान हिमालय, इस प्रकार नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक इसके कुछ और भी पहाड़ियां हैं। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई आपको पता 8,848 मीटर। अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये इसकी ऊंची पर्वत चोटियां हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था मध्य हिमालय, ये निरंतर नहीं है, 4 पार्ट है इसके। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत। जो महान हिमालय है और जो मध्य हिमालय, इसके बीच के स्थान में कुछ घाटियां हैं। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, यहाँ मसूरी घाटी और यहाँ काठमांडू घाटी। घाटी क्या होती है यहाँ समझिए। इस प्रकार पर्वत, फिर मान लीजिए महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, जो बीच का समतल भाग है इसको कहते हैं घाटी। इसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में इसको बुग्याल कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था शिवालिक के पहाड़ियाँ, ये ताप्ती नदी तक निरंतर है। फिर इस प्रकार कुछ पहाड़ियों के रूप में है। यहाँ पाकिस्तान में कोटवार पठार से जो मध्य हिमालय है और शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, इसके बीच के स्थान, इसको दून भी कहते हैं। देहरादून और हरिद्वार ये सब इसी के बीच में आते हैं। और बहुत सारे हिल स्टेशन भी है यहाँ पर, कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सब मध्य हिमालय पर है। कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, ये सब यहाँ है। ठीक है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक बात और, जो आपके 9वीं कक्षा की सामाजिक की किताब में है 12वां पाठ, उसमें दिया गया है माउंट एवरेस्ट पर सबसे प्रथम चढ़ने वाले जो भारतीय थे उनका नाम था अवतार सिंह, जिन्होंने 1965 में चढ़ाई की थी। और सबसे प्रथम चढ़ने वाली महिला पर्वतारोही का नाम है बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर फतेह हासिल की। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम भारत का विशाल मैदान। तो हमने
हिमालय की पर्वत स्थिति इस प्रकार बताया मैं। अब मैंने आपको पहले बताया कि नदियां पर्वतों के जो ग्लेशियर्स होते हैं उनसे निकलती है। तो पर्वतों पर इसकी क्या होती है, ढलान बहुत तीव्र होती है। तो नदियां पर्वत से जब बनती है तब अपने साथ कुछ पर्वत से कुछ पत्थर भी लेके आती है। तो वो पर्वत लुढ़कते लुढ़कते गोल होते होते ढलान पर इनके साथ में आते हैं पानी के साथ। और जो पर्वत के जो निचले हिस्से हैं जिसे कहते हैं गिरिपाद, वहां पर ये ढलान कम होने के कारण, यहाँ समझिए, मान लीजिए ये पर्वत है, नदी अनेकों धाराओं से मिलकर बनती है, इस प्रकार बहती हुई आई। तो यहाँ पर इसका ढलान तीव्र है, परंतु थोड़ी जब इसकी ढलान कम होगी तो ये जो पर्वत से जो पत्थर ला रही है वो यहाँ पर इकट्ठे कर देगी। तो जो भी नदियाँ आती है वो इस भाग में छोटे छोटे कंकर पत्थर इकट्ठे कर देती है। इस प्रकार इस क्षेत्र को कहते हैं भाबर। ये 8 से 16 किलोमीटर तक है हिमालय के बाद में। यहाँ पर क्या होता है कि जो नदियां हैं उनका जल नीचे चला जाता है। आप मान लीजिए एक बाल्टी है, बाल्टी में कंकर भर लिए हैं आपने यहाँ तक, और यहाँ पानी बह रहा है, बाल्टी के यहाँ पर आपने छेद भी कर दिए। तो ये पानी आपको ऊपर नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये पानी अंदर चला गया है। बाहर जो कंकर पत्थर है उनके बीच में ये पानी समा जाता है, तो यहाँ पर नदियां अदृश्य हो जाती है। इस क्षेत्र को कहते हैं भाबर। इसके पश्चात नदियां इन कंकर पत्थरों से निकलकर कुछ आगे जाकर यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर ढलान कम होने के कारण पानी इकट्ठा हो जाता है और तितर बितर हो जाता है, बहता नहीं है, इसलिए फैला हुआ रहता है। तो यहाँ पर दलदली क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर हाथी घास ऐसी कुछ घासें होती है और हाथी गेंडे इस प्रकार कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है यहाँ। तो दलदली क्षेत्र है, इसको मच्छर पेटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता होने के कारण खूब मच्छर होते हैं, मच्छर पेटी। और बीमारियां भी ज्यादा होती है क्योंकि नमी यहाँ हमेशा बनी रहती है, पानी बह नहीं पाता है। किसी ढलान के कारण नदी हमेशा ढलान में बह जाती है तो पानी इकट्ठा होकर बह जाता है, लेकिन ढलान कम हो तो पानी एक जगह रुक जाता है और वहां से जो पत्थरों के साथ महीन मिट्टी आती है वो भी यहाँ इकट्ठी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, दलदल। इस क्षेत्र को कहते हैं तराई प्रदेश। इसके बाद में नदियां आगे जब बहती है तो जहां नदी, मान लीजिए यहाँ नदी बह रही है, ये अपने आसपास कभी बाढ़ आएगी तो अपना पानी चारों तरफ फैला देती है। तो नदी के पास में जब बाढ़ का पानी जाता है तो यहाँ पर वो एक महीन मिट्टी की परत, जलोढ़ मिट्टी की परत जमा देती है। तो उस जहाँ पर परत जमी होती है उस जगह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, जहाँ परत जमी होती है वहां पर बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, उस जगह को कहते हैं खादर। और जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, बहुत पहले पहुंचा हो लेकिन बहुत समय तक वहां पर फिर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है, तो वो मिट्टी हो जाती है अनुपजाऊ, जो नदी से बहुत दूर होती है, इसे कहते हैं बांगर। तो भारत में जो मैदान है उसको 3 भागों में बांटा है, सतलज का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पहले उसको सिंधु का मैदान कहते थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो अधिकांश पाकिस्तान में उसका विस्तार चला गया, इसलिए सतलज से लेकर ब्रह्मपुत्र तक इस मैदान का विस्तार है। भारत का जो विशाल मैदान है उसको 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब का मैदान या सिंधु सतलज का मैदान, गंगा का मैदान, असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान और राजस्थान का मैदान। इसको हम मैप में समझेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक झील है, मानसरोवर झील, उससे एक नदी निकलती है, इसका नाम है सिंधु। सिंधु नदी आप जानते भी होंगे। यहीं से राक्षसताल झील से एक नदी निकलती है, सतलज नदी, सतलुज।
ये मिठानकोट में पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती है। यहाँ से बारालाचला दर्रे से एक नदी निकलती है, चिनाब शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, झेलम रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है, रावी, और व्यास कुंड से एक नदी निकलती है, व्यास नदी। ये 5 नदियां यहाँ पर पंजाब क्षेत्र इसको कहते हैं। 5 नदियां होने के कारण, 5 दोआब होने के कारण, 2 नदियों के बीच के स्थान को कहते हैं दोआब। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये दोआब है। सिंधु और झेलम के बीच के मैदान को जो दोआब है इसको कहते हैं सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब के बीच के मैदान को कहते हैं चाग दोआब। रावी और चिनाब के मैदान को कहते हैं रचना दोआब। और रावी और व्यास के मैदान को कहते हैं वारी दोआब। और सतलुज और व्यास को विशाल इसके बीच के दोआब को कहते हैं बिष्ट दोआब। तो ये यहाँ पर इसका जो मैदान है वो लगभग पाकिस्तान में चला गया, इसलिए इसका महत्व हमारे सिर्फ सतलुज के मैदान से यहाँ महत्व है। हमारे जो भारत में है सतलुज के मैदान का महत्व है। इसके बाद गंगा नदी इस प्रकार भागीरथी अलकनंदा से निकलकर इस प्रकार बांग्लादेश में चली जाती है। इसमें यहाँ पर इसका भाबर प्रदेश है जो कि उत्तराखंड में है, और अवध से मगध तक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसमें थोड़ा कम उपजाऊ परंतु उपजाऊ ये तराई क्षेत्र है इसका। और पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका बहुत ही उपजाऊ मैदान है। ये यहाँ पर चिकनी मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। तो ये गंगा का मैदान है। और यहाँ चेमांग युग ग्लेशियर से नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी यंग दर्रे से यहाँ प्रवेश करती है। मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। यहाँ पर डाफला, गिरी, अबोर, मिसमी ये पहाड़ियाँ हैं। और इसके दक्षिण में यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, मिकी, रेगमा वगैरह, और यहाँ पर पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ, नागालैंड की पहाड़ियाँ, मणिपुर की, मिजोरम की और त्रिपुरा की पहाड़ियाँ यहाँ हैं। तो ये सब पहाड़ियाँ होने के कारण एक सक्रिय घाटी में ये नदी बहती है। तो पानी की अधिकता होने के कारण ये यहाँ पर असम में इससे बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है। और ब्रह्मपुत्र के नदी के यहाँ पर तितर बितर होने से एक नदी द्वीप बना हुआ है असम में, माजुली द्वीप, जो भी इसमें ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। तो ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। और राजस्थान में झीलों के कारण कुछ मैदान बने हैं, सांबर, डीडवाना, पचपदरा, ये कुछ झीलें हैं खारे पानी की, इसके कारण मैदान बने हैं राजस्थान में। तो ये है राजस्थान का मैदान। तो हमने आज मैदान का अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे।